हेलो दोस्तों। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। साथ ही साथ यकीनन आपको हमारे चैनल पे नॉवेल्स की एपिसोड का भी शिद्दत से इंतज़ार होगा। तो जनाब, कौन कौन से नॉवेल्स आप लोग आजकल पढ़ रहे हैं और कौन सा नॉवेल आपका फेवरेट जा रहा है, किसकी नॉवेल की एपिसोड का आपको शिद्दत से इंतज़ार होता है। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नावल हाल दिल मेरा पूछो ना सनम की एपिसोड 42। नैना मेरी बच्ची। सीमा बेगम असद परेशान होती लपक कर उन तक पहुंची थीं, जबकि लोगर भी एकदम से संभल कर नैना को नरमी से दोनों शानों से पकड़े खुद से अलग कर चुका था। नैना भी अपने बेकाबू कैफियत पर काबू पाती अपनी माँ का हाथ पकड़े लोगर से नजर चुरा गई थी। लोगर ने देखा कि जो चेहरा कुछ लम्हों पहले तक जर्द महसूस हो रहा था, इस वक्त वो चेहरा गोया गुलाबियाँ सी छलकाने लगा। दूसरी तरफ नैना का बेकरार दिल उसे देखने की चाह कर रहा था, लेकिन वो बार बार उसकी ख्वाहिश को रद्द करती अपनी नज़रों को उस शख्स की जानिब उठने नहीं दे रही थी। इस कोशिश में सरगर्दान नैना की लंबी घनी खमदार पलकें गोया अजब सा समा बांध रही थीं। सीमा बेगम ने उसे नॉर्मल होता देख मुतमईन होकर पलट के डोर लॉक किया और इसका हाथ पकड़े लिफ्ट की जानिब बढ़ने लगी। मंजर अब कुछ यूं था कि दाएं तरफ नैना की माँ थी तो उसके बाएं जानिब लोगर भी छोटे छोटे कदम उठाए चल रहा था। उसने एक चोर नज़र लोगर के कीमती बोर्ड्स पर डालकर जल्दी से हटा दी थी। कुछ देर बाद उसकी नज़र लोगर के मर्दाना मजबूत हाथों पर गई। उसकी कलाई में बंधी खूबसूरत रिस्ट वॉच, जिसका डायल नीली से रोशनी से मुनक्कस कर रहा था, यकीनन बोर्ड के साथ साथ घड़ी भी काफ़ी बेशकीमती थी। उसका सूट, उसके कफ लिंक्स, गोया उसकी हर चीज़ आला ब्रांड की अक्कासी कर रही थी। वो तीनों इस वक्त लिफ्ट में दाखिल हुए थे। लिफ्ट का डोर बंद होते ही नैना की नज़र उसके वसी सीने तक पहुंचकर घबराकर वापस लौट आई। वजह उसके शर्ट के ऊपरी दो बटन खुले थे और उसका कुशादा सीने का कुछ हिस्सा नुमाया हो रहा था। इस बेबाक से नज़ारे ने उसे गोया छक्के छुड़ाए तो उसके माथे पर पसीना फूट पड़ा। इससे पहले कि कोई उसकी हालत समझ पाता, उसने झट हाथ में पकड़े रुमाल से अपना माथा साफ कर लिया। प्लीज़ कोई तो बात करो ताकि मेरी तवज्जो इस सहरज़दा शख्स की जानिब से हट जाए जो मुसलसल कोई तिल्सम फूके जा रहा है। अपने दिल की अंदरूनी हालत के सबब वो जैसे करा उठी थी। दिल लपक लपक कर उस अजनबी की चाह कर रहा था और वो दिल की चाह को मुसलसल रद्द करती अब बस थकने लगी थी। बेटा, आप जुनैद बेटे के ऑफिस में काम करते हो? सीमा बेगम ने बात का आगाज़ किया तो नैना ने तशक्कुर भरा सांस लिया था। आंटी, मैं जेडी का दोस्त और उसकी कंपनी का लीगल एडवाइज़र हूँ। उसने शाइस्तगी से गोया अपना मुकम्मल तारुफ दिया था। जब ही उन्होंने आपको यहाँ भेजा है, मतलब वो आप पर मुकम्मल भरोसा करते हैं। सीमा बेगम अब बिल्कुल मुतमईन हो चुकी थी। वैसे भी लोगर उन्हें काफ़ी महज़्ज़ब और इखलाक वाला एक अच्छा बच्चा लगा था, इसीलिए उन्होंने उसे वजाहत देनी ज़रूरी समझी कि कहीं वो उसके तफ्तीशी भरे सवालात पर बुरा ही ना मना जाएं। दरअसल मैं 2 जवान बेटियों की माँ हूँ और किसी मर्द के बगैर इस माशरे में सर्वाइव करना आसान नहीं है। आजकल के जो हालात हैं उनमें किसी पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। मेरी कुल कायनात बरीरा और नैना ही हैं। बरीरा की तरफ से तो मुझे बेफिक्री है, लेकिन मेरी नैना जब तक ठीक नहीं हो जाती, मेरी जान तो बस सूली पर टंगी है। उनके हर अंदाज में अपनी बेटियों के लिए फ़िक्र और मोहब्बत साफ महसूस की जा सकती थी। लोगर धीमे से मुस्कुराया और उनका हाथ थामकर तसल्ली भरे अंदाज में हाथ की पुष्प पर हल्की सी थपकी दी। आप फिक्रमंद ना हो, आप बस दुआ क्या करें। एक माँ की दुआ बड़ी से बड़ी मुसीबत टाल देती है। देखिएगा कि किडनी ट्रांसप्लांट होते ही नैना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और जहाँ तक रही मर्द के बगैर रहने की बात, तो आज के बाद मुझे अपना बेटा ही समझें। उसका पुरखुलूस चाशनी में अब लिपटा ठहरा हुआ गंभीर लहजा परी से नैना के दिल के तार छिड़ गया था, जबकि सीमा बेगम गोया इस पर वारी सदके जा रही थी। नैना ने दिल से तस्लीम किया था कि वो जितना प्यारा दिखता था वो उतना ही प्यारा बोलता भी था। खासकर उसके लबों से अदा होता अपना नाम सुनकर उसके दिल ने मुकम्मल बगावत कर डाली, तो इस मर्तबा वो खुद को उसे देखने से रोक नहीं पाई। उसने पलकों की चिलमन उठाकर जो ही उसकी जानिब देखा, मुकाबिल की गहरी समंदर जैसी आंखों में देख वो गोया डूब कर उभरी थी। इत्तेफाकन लोगर ने भी उसी वक्त उसकी जानिब देखा था और उस नज़रों के खूबसूरत तसादुम पर वो दोनों ही घबराकर एक दूसरे से नज़र चुरा गए। इस लड़की को देखकर मुझे क्या हो रहा है? मैं कब से नज़रबाज बन गया हूँ? लोगर, कंट्रोल करो खुद को, वरना शराफत का पक्का कबाड़ा होगा। लोगर ने दिल ही दिल में अच्छे से अपने आप को लताड़ा था। इस खूबसूरत लम्हे के गुजर जाने के बाद उसने अपनी नज़रों को बांध कर ही रखा था। सारे रास्ते सीमा बेगम अपनी ज़िंदगी के वाक़यात उसे शेयर करती आई थीं, जिनमें उनके बचपन के नटखट से किस्से भी शामिल थे। वह आदतन एक बातूनी खातून थी और उन्हें लोगों की शक्ल में एक सामे मिल गया था।
नाना ने कई मर्तबा उन्हें हाथ दबाकर चुप रहने का इशारा दिया, लेकिन वो अपनी धुन में बोल रही थीं। उन्होंने उसकी सुनी ही नहीं। लोगर को तो काफ़ी मज़ा आ रहा था, खासकर नैना के शरारती किस्से सुनने में, और वह बेचारी शर्मिंदगी के मारे तमाम रास्ते गाड़ी से बाहर देखती आई थी। इसी सब बातों के दौरान हॉस्पिटल आ गया था। लोगर ने नैना की तबीयत के ख्याल से व्हील चेयर मंगवा ली थी। चूँकि उसे इसका इस्तेमाल पता नहीं था, तो वार्ड बॉय ने उसकी मदद करनी चाही, लेकिन लोगर ने उसे पीछे कर दिया। तुम हटो, मैं देख लूँगा। संजीदा अंदाज में गोया एक तहक्कुम था। वार्ड बॉय झट मरूब होता एक तरफ हो गया था। लोगर ने डॉक्टर को कॉल कर दी। वो लोग सीधा टेस्ट रूम में आए थे, जहाँ डॉक्टर उनका वेट कर रहा था। मेरा नाम सर्जन हफीज़ है। मैं इस प्यारी सी लड़की का डॉक्टर हूँ। तो मिस नैना, कैसी हैं आप? डॉक्टर हफीज़ ने खुश अखलाक़ी से तारुफ करवाते अपना चौड़ा हाथ उसके सामने किया, तो लोगर के माथे पर कई बल नमूदार हुए। उनका यूं नैना के साथ बेतकल्लुफ़ रवैया उसे एक आँख नहीं भाया था। मैं ठीक हूँ डॉक्टर हफीज़, नरम गोई से कहती वो डॉक्टर हफीज़ का हाथ थाम गई, तो लोगर को ये भी गवारा नहीं हुआ। एक रकाबत की आँख थी जिसने उसे जलती भट्टी में झोंका था। अगर तारुफी मरहला निमट गया हो तो क्या हम टेस्ट की जानिब बढ़ें, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। उसके साथ लहजे में खुद ब खुद एक तपिश से दर आई, तो डॉक्टर हफीज़ ने चौंक कर उसके तने तने से तासुरात नोट किए थे। बस डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को आप बिल्कुल ठीक कर दीजिएगा। एक माँ की दुआएं लगेंगी आपको। सीमा बेगम का लजाजत भरा अंदाज डॉक्टर हफीज़ को शर्मिंदा कर गया। प्लीज़ आंटी, आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह नैना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसका हद से ज़्यादा अपनायत भरा अंदाज उन दोनों माँ बेटी के लबों पर मुस्कान बनकर छलका था। जीते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। उनके बेदरीग दुआ देने पर खूबरू से डॉक्टर हफीज़ फ़कत मुस्कुरा दिए थे। उसके बाद उन्होंने उन दोनों को रूम से बाहर भेज दिया। हालांकि लोगर जाना नहीं चाहता था, लेकिन बहरहाल मजबूरी थी। 33 साला डॉक्टर हफीज़ एक माहिर सर्जन थे। अब तक काफ़ी कामयाबी से कई लोगों के किडनी ट्रांसप्लांट कर चुके थे। वो देखने में जिस कदर खूबसूरत थे, उतने ही वो खुश तबे भी थे। तुम ठीक हो बरी? वो जो अपनी डेस्क पर सर डाले बैठी थी, लम्स की फ़िक्र में डूबी आवाज़ पर वो एकदम सीधी हुई। खुश नहीं हो इस रिश्ते से तो इनकार कर दो। लम्स उसकी हालत के पेश नज़र उसकी फ़िक्र में मुब्तला बोल उठी थी। ये रिश्ता खुशी का नहीं, ज़रूरत का है। अभी अम्मी से मेरी बात हुई है, वो हॉस्पिटल में है। नया के ज़रूरी टेस्ट हो रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है। मुझे और क्या चाहिए। वो इन हालात में दुखी भी थी और खुश भी थी। दुखी इसलिए कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ज़िंदगी कभी ऐसा मोड़ भी लेगी कि दिल का लहू अपने ही हाथों करना पड़ेगा। उसने एक साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारी थी। उसकी ज़िंदगी में नॉल के सिवा कोई मर्द नहीं आया था। नॉल भी बस जस्ट फ्रेंड था। उसने कभी उसे गैर आरामदेह महसूस नहीं करवाया था, बल्कि वो हर मुश्किल में उसके साथ साथ रहता था। उसका किरदार साफ सुथरा उसकी नज़रों के सामने था, जबकि उसके बरक्स जुनैद दुर्रानी का सलूक देख को दिल बर्दाश्ता हो गई थी। उनके बीच बनने वाला रिश्ता सिर्फ वक्ती था। बाहैसियत एक लड़की उसने ऐसी शादी का तो कहीं नहीं सोचा था। उसके भी अरमान थे कि उसके हाथों पर मेहंदी लगे, धूमधाम से उसकी बारात आए और उसका जीवन साथी उसे घोड़ी पर बिठाकर एक हसीन जहां में ले जाए। लेकिन तो बस कहानियों में ही मुमकिन था। असल हकीकत काफ़ी भयानक थी। हाँ, नैना के लिए वो बेपनाह खुश थी। उसकी बहन अब एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकती थी, जो उसकी माँ का और ख़ुद उसका अपना अव्वल ख्वाब था। उसका ज़मीर इस रिश्ते को बनाने पर बेचैन ज़रूर था, लेकिन उसे इत्मीनान भी हासिल था कि वो अपनी ज़रूरत के लिए हराम की जानिब नहीं गई थी। बहरहाल उसने एक हलाल रास्ता ही चुना था। नॉल आजकल कहाँ गायब है? लम्स ने उसका जहन बटाने को नॉल का किस्सा छेड़ दिया, और उसकी बात सुनकर वो ख्यालों की नगरी से निकलती खूबसूरती से मुस्कुरा दी थी। तुम मुझसे मिस कर रही हो? उसने लम्स को छेड़ा तो वह झींप कर हंस दी। वो किसी ज़रूरी काम से आउट ऑफ सिटी गया है। 1-2 दिन लगेंगे उसे वहाँ। मैंने भी नॉल को कॉल की थी, लेकिन उसने रिसीव नहीं की। बस एक टेक्स्ट किया था, फ़िक्र मत करो, वो आ जाएगा। उसे मालूम था कि लम्स नॉल को पसंद करती है। जब भी अपनी जानिब से उसकी मुकम्मल तशरीह करवाई थी उसने। अभी वो मज़ीद उसके बारे में कुछ बातें करते कि उसके मोबाइल पर जुनैद दुर्रानी की कॉल आने लगी। मुझे लगता है सर मीटिंग से फ्री हो गए हैं, मैं अब चलती हूँ, वरना फिर मेरी खैर नहीं। लम्स उसकी रोशन होती फ़ोन स्क्रीन पर नज़र डालती फ़ौरन से बिस्तर वहाँ से रफू चक्कर हुई थी। जी सर। बरीरा ने कॉल रिसीव करके मोबाइल कान से लगाया था। उसके बात करने का अंदाज एकदम सिपाट था। बाहर ड्राइवर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, उसके साथ सीधा सीधा सिलोन चली जाओ। वहाँ तुम्हारी सर्विसेज होंगी और ड्रेस वगैरह तुम्हारा वहीं पहुँच जाएगा। उसके अंदाज में उजरत भरा तहक्कुम था, जिसकी बदौलत बरीरा के माथे पर 2 बल पड़े थे।
یہ شخص بس اپنی ہی کیوں چلاتا تھا، اس نے کڑ کر سوچا تھا۔ سر، اس سب کی کیا ضرورت ہے؟ میں گھر پر ریڈی ہو جاؤں گی۔ ویسے بھی یہ کون سی نارمل شادی ہے جو ہم یوں سارے تقاضے پورے کرتے پھریں۔ بریرہ کو علم نہیں ہو سکا اور اس کے نرم لہجے میں خود بخود تلخی سے گھل گئی۔ میں نے کسی بحث مباحثہ کے لیے کال نہیں کی ہے، جو کہا ہے بس وہ کرو۔ اتنا یاد رکھو کہ تم جنید رانی کی بیوی بننے جا رہی ہو اور ہر تقاضا اسی کی شایانِ شان پورا کیا جائے گا۔ اس کے سرد دو ٹوک لہجے پر گویا ساری بات ہی ختم ہوئی تھی۔ جب سب کچھ اسی کے مطابق ہونا تھا تو واقعی بحث بیکار تھی۔ دل جلانے سے اچھا تھا جو ہو رہا ہے وہ ہونے دیا جائے۔ سو اس نے بھی بمشکل ریلیکس ہوتے خود کو حالات کے دہانے پر چھوڑ دیا۔ فون کال کٹ ہوتے ہی اس نے جلدی جلدی اپنی ڈیسک سمیٹ کر بیگ اٹھایا اور سر پر اسکارف درست کرتے، چشمے کو ناک کے آخری کنارے سے انگلی سے اوپر سرکاتے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے کیبن سے نکل آئی تھی۔ ڈرائیور اسے شہر کے بیسٹ سیلون میں لایا تھا جہاں اسے مکمل پروٹوکول دیا جا رہا تھا۔ نہ جانے اسے کون کون سی سروسز دی گئی تھیں۔ وہ آج تک سیلون نہیں آئی تھی، یہ اس کا پہلا تجربہ تھا۔ جو اسے کافی حد تک بیزار کر گیا تھا۔ آخر میں اس کے بالوں کی باری آئی تو اس کے شہد رنگ سلکی بالوں کو دیکھ وہاں ہر کوئی اس کے بالوں کے حسن کو لے کر باتیں کرنے لگا۔ اس نے بالوں کی لمبائی کو کم نہیں کروایا تھا، بس ان کی سیٹنگ پر راضی ہوئی تھی، وہ بھی بڑی مشکلوں کے بعد۔ اس کے بال اس کی کمر سے بھی نیچے جا رہے تھے۔ سروسز کے بعد اسے سینڈوچ اور جوس سرو کیا گیا۔ اس مرحلے کے بعد اس کے ہاتھوں پر مہندی لگائی گئی تو وہ بس خالی خالی نظروں سے اپنے ہاتھوں پر بنتے خوبصورت نقش و نگار دیکھنے لگی۔ کچھ دیر ریسٹ کے بعد اس کے ہینڈ واش کروائے گئے، پھر اسے بلڈ ریڈ کلر کا گاؤن پہننے کو دیا گیا تو نہ جانے کیوں مگر اسے ایک دم سے گھبراہٹ نے آن گھیرا۔ جنید رانی کی دسترس میں جا رہی تھی وہ، ایسے میں اس کا گھبرانا تو بنتا ہی تھا۔ میم جلدی کریں، سر کی کال آ گئی ہے، وہ آدھے گھنٹے میں آپ کو لینے اپنا ڈرائیور بھیج دیں گے۔ بیوٹیشن نے نرمی سے ٹوک کر اسے خیالوں کی دنیا سے باہر پٹکا تھا۔ وہ بمشکل پیروں کو گھسیٹ کر چینجنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ آدھے گھنٹے کی طبع آزمائی کے بعد اس کا دلکش روپ نکھر کر سامنے آیا تو وہاں موجود ہر صنف نے اس کی بے دریغ تعریف ہی کی تھی۔ بریرہ نے اپنے بالوں کی چوٹی بندوائی تھی، ویسے اس کا سر درد کر رہا تھا، ایسے میں سمپل چوٹی ہی بہتر تھی۔ اس نے تیار ہو کر خود کو آئینے میں دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ سامنے نظر آتا اس کا اپنا عکس اسے اس پل اجنبی ہی لگا۔ اچانک اس کے دل کی دھڑکنوں میں طغیانی برپا ہوئی تو اس نے گھبرا کر اپنے دونوں ہاتھ دل کے مقام پر رکھ لیے۔ اس حالات میں اس شخص کے سامنے جانے کا سوچتے ہی اس کے ہاتھ پاؤں گویا پھول گئے تھے۔ میم گاڑی آ گئی ہے۔ اس اطلاع پر گویا اس کے پیر من بھر کے ہو گئے تھے۔ آئیں میں آپ کو باہر تک لے چلوں۔ وہ لڑکی شاید اس کی کیفیت بھانپ گئی تھی، جبھی ہمدردی بطور اس کا ہاتھ پکڑے باہر کی سمت بڑھ گئی تو دوسری لڑکی ایک بیگ تھامے ان کے پیچھے ہی نکلی تھی جس میں بریرہ کا سامان تھا۔ پریزے کی دبی دبی سسکیاں احسن کے سینے میں گویا منغم ہو کر اسے درد سے دوچار کر رہی تھیں۔ وہ اپنی طرف سے اسے کوئی دکھ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن وہ پھر بھی اسے درد دینے کا سبب بن چکا تھا۔ یہ سب برداشت کرنا شاید اس کے بس کی بات نہیں تھی، جبھی وہ خود بھی تڑپ رہی تھی اور اسے بھی تڑپا رہی تھی۔ پریزے بس کرو یار، یوں رو رو کر تم بس مجھے تکلیف دے رہی ہو۔ وہ بے بس سا گویا ہوتا اس کا سر چوم گیا۔ میرا دل یہ سوچ سوچ کر کٹ رہا ہے کہ کیا کوئی اتنا بھی ظالم ہوتا ہے؟ سنا تھا کہ ایک ماں کا دل نرم ہوتا ہے، لیکن یہاں تو ماں ہی… وہ رقت آمیز لہجے میں کہتی بات مکمل نہیں کر پائی تھی۔ اسے احسن کا دکھ رلا رہا تھا۔ اس نے بری طرح سے احسن کی کمر کو جکڑا ہوا تھا، وہ اس کے لیے اس کی تکلیف پر آنسو بہا رہی تھی۔ احسن کو اس جھلی پر بلا کا پیار آیا۔ میری کمر اب تمہاری یہ مضبوط جکڑ برداشت نہیں کر پا رہی ہے۔ اس کے شوق بھرے لہجے پر وہ مزید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو مزید پریشان ہو گیا۔ وہ اس طرح اپنی طبیعت خراب کر سکتی تھی۔ ادھر مجھے دیکھو۔ احسن اسے شانوں سے پکڑتے خود سے الگ کرنا چاہا تو مزید اس میں سمٹی تھی۔ احسن نے اپنے ہاتھ پیچھے کیا اور زبردستی اسے خود سے الگ کرتے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا تو اس کے دل پر ایک گھونسا سا پڑا۔ الجھے بکھرے بال، رونے کے سبب سوجی ہوئی لال انگارہ آنکھیں، آنسوں سے تر چہرہ اور شدت گریہ سے کپکپاتے لب۔ اگر تم ابھی کے ابھی خاموش نہیں ہوئیں تو ایسور میں اپنے ایک ایک مجرم کو ایسی عبرت ناک سزا دوں گا کہ ایک عالم اس سزا کو دیکھ کر کانپ اٹھے گا۔ اس کا دل دہلاتا انداز اور سرد برفیلا لہجہ پریزے کے جسم و جاں میں جیسے ایک سرد سی لہر دوڑا گیا تو خوف کے سبب جیسے اس کے آنسو ٹھٹر سے گئے تھے۔ جی تو جناب، اب تک صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔